आज हम पढ़ेंगे वीबीटी। वीबीटी का फुल फॉर्म होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक कोवलेंट जो बॉन्ड होते हैं ना उनको बनाने के लिए दी गई है। तो इसके कुछ पॉइंट हैं वो देखेंगे, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड वगैरह देखेंगे, और उसके बाद फिर हम हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम चले जाएंगे, है ना। तो इसके अंदर 4 टॉपिक इम्पोर्टेंट थे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। एक तो विस्पर थ्योरी थी इम्पोर्टेंट, फिर उसके बाद वीबीटी है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, फिर थर्ड हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, फिर फोर्थ एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे डायपोल मूवमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम वीबीटी पढ़ने वाले हैं। मेन पॉइंट है, ये मेन क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक है जो पेपर के अंदर 100% उनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं हम। तो वीबीटी का पहला पॉइंट है, ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ अपोजिट स्पिन। यानी कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ना, फॉर्मेशन होता है ओवरलैपिंग से हाफ फील्ड ऑर्बिटल, जो कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल की जो स्पिन होगी ना उनकी ऑर्बिटल की, वो कैसी होगी, अपोजिट साइड में होगी, तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि ये भी एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ये दूसरा हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, और ओवरलैपिंग करने के बाद क्या करेंगे, आगे एक साथ अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर एक नीचे, तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यही इम्पोर्टेंट है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यानी जब जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है ना, स्पिन हो रहा हो, ऊपर एक हो रहा है, यानी डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से ना, एक क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो हम उसको कह देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं ये वाले, यानी ऐसा वाले। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होगा, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह में ये दोगी और लोबी, ये वाला सिस्टम होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग बिटवीन द वैकेंट एंड फुल, क्या, फुल ऑर्बिटल। यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब फॉर्मेशन होगा जब एक तो जो ऑर्बिटल वो क्या खाली पड़ा, और दूसरा भर रहा, और वे आपस में ओवरलैपिंग कर जा, तो उस कंडीशन ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तो उस टाइम कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वीबीटी क्या आती है, केवल और केवल एक ही चीज़ थी कि किस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो भी कोवेलेंट बॉन्ड का। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग के आधार पर बॉन्ड के जो फॉर्मेशन है वो टाइप्स होते हैं। पहला होता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है ना, सिग्मा बॉन्ड इज जो फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। भाई एंड टू एंड क्या होगी इसमें, एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी। जैसे कि सिग्मा बॉन्ड एस एंड एस ब्लॉक, एस और एस ब्लॉक के अंदर, यानी हाइड्रोजन H2 है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ से होगा, इसका भी है एक हाइड्रोजन ये होगा, है ना। तो एस और एस के बीच में कैसी होगी ओवरलैपिंग, जैसे कि ये एस ब्लॉक होता है गोल, ये भी एस ब्लॉक हो, तो ऐसा ये ओवरलैपिंग होगी। फिर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के अंदर। पी ब्लॉक में पूरी पी ब्लॉक की फैमिली होती है, उसमें होता है फॉर्मेशन। तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग होंगी, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। एंड इसका भी जो एस ब्लॉक उसका भी एंड है, और इसका जो पी है उसका भी ये, तो क्या हो जाएगी, ये ओवरलैपिंग होगी साइड टू साइड।
फिर इसके बाद पी ब्लॉक के अंदर सिग्मा बॉन्ड होता है, तो इसकी होती है ये, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये कौन से एक्सिस पर है, तो ये पी जेड, क्योंकि पी की 3 फॉर्म होती है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है ना। तो पी ऐसा होता है, ये इस तरीके से होती है, ये एक्स हो गई भाई, एक्स वाई हो गई, फिर उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर होती है इस तरीके से, है ना। ये हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो हम पढ़ाएंगे, धीरे धीरे कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इधर से भी आते हैं ना, तो धीरे धीरे हम सब कुछ अपलोड कर देंगे, तो तुम देखते रहो बस। तो ये पी जेड ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना। तो जेड एक्सिस पर होता है ये वाला, है ना। तो जेड होता है बीच वाला यहाँ पे। फिर ओवरलैपिंग जो होती है ना, पी पाई बॉन्ड ऐसा होता है, इनका नाम इस तरीके से लेते हैं। पी पाई के अंदर ज़्यादा होगी, पी पाई जो होगा ना, ये सिग्मा पी पाई वाले के, ये पी और पी के बीच में क्या है, स्टेबल है। एस एस में बहुत ही लूज होगी, और एस पी में उससे ज़्यादा थोड़े कम होगी, है ना, इस वाले से कंपेरिजन में, ठीक है ना। वैल्यू इनकी जो होती है ना, 2:3√3:1, इस तरीके से होता है, ठीक है ना। उसके बाद अब ये पाई बॉन्ड हो गया, तो सिग्मा बॉन्ड तो वहीं तक था, सिग्मा बॉन्ड एस में दिखाया, पी में दिखाया, और एस एस में और एस पी में और पी में दिखा दिया। अब पाई बॉन्ड कब फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड कब बनेगा, फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग, यानी इसकी जो ओवरलैपिंग हो ना, साइड वाइज होगी, जिस तरीके से साइड साइड में, एंड टू एंड नहीं होने की, साइड में होगी। अब यह चीज़ भाई, इसका साइड कैसा ना, साइड तो होगा ना बराबर का। अगर वो कहेगा कि भाई एंड टू एंड ओवरलैपिंग है, तो एंड यू इसका पॉइंट एंड है, ये इसका एंड पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो बिटवीन द ऑर्बिटल फर्स्ट इंटरमोलिकुलर एक्सिस, पाई बॉन्ड बिटवीन पी एंड पी, देखिए पी और एस के बीच में नहीं बनता पाई बॉन्ड, उसमें वहाँ से सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। पाई बॉन्ड बनता है पी के और पी के बीच में, ठीक है ना। तो ये साइड बाई साइड है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके दिखा रखा है, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। ऑक्सीजन के लिए ऐसा होगा, नाइट्रोजन के लिए ये 3 बनेंगे, ठीक है, इस तरीके से दिखा रखा है। फिर इसके बाद पाई बॉन्ड बिटवीन पी एंड डी, पी और डी के बीच में, पी और डी के बीच में जो बन रहा है बॉन्ड, वो कैंसा होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पी डी पाई और पी पाई, और डी पाई और डी पाई, ये इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि जो बॉन्ड होता है फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक लाइन लिख रखी है यहाँ पे मैंने, क्या नाम है इसका लाइन का, तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग ड्यू टू द रोटेशन, रोटेशन हो सकता है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद हमारा टॉपिक आता है हाइब्रिडाइजेशन। भाई देखो, हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा ना, तो द फिनोमिना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल, यानी इसमें इंटरमिक्स हो जाएंगे। इंटरमिक्सिंग का मतलब है कि काफ़ी सारे बॉन्ड आपस में ही मिक्स होंगे, देखना। ऑर्बिटल हैविंग द अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी, और वह जब इंटरमिक्स करेंगे ना, तो ऑर्बिटल, तो उसमें क्या उनकी एनर्जी सेम रहेगी, या फिर क्या हो सकता है स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ी सी एनर्जी डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है ना। टू फॉर्म्ड न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल हैविंग इक्विवेलेंट एनर्जी एंड आइडेंटिफाई द सेफ। हाइब्रिडाइजेशन तुम सेफ को भी निकाल सकते हैं ना। हमने देखा था कि जब हम विस्पर थ्योरी पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने उसके बॉन्ड एंगल वगैरह भी हमने निकाल लिया, शुरू कर देते थे। जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, HYB, मैंने हाइब्रिडाइजेशन शॉर्ट में लिख रखा है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑफ फॉर्म बराबर नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑफ ऑर्बिटल, यानी जितने हाइब्रिड बनेंगे, तो उसकी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ऑर्बिटल, वो उनकी संख्या क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, हाइब्रिड होते हैं ना ऑर्बिटल, ऑलवेज फॉर्म्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं ना, जो हाइब्रिडाइज बना रहे हैं, मतलब हाइब्रिडाइज जो पार्टिसिपेट कर रहे थे ना, जो ऑर्बिटल में हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, वे जो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे वह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा देन जनरल ऑर्बिटल। जो नॉर्मल जो
ऑर्बिटल होते हैं उनसे अच्छा बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ओनली पार्टिसिपेट इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, और वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है ना, अब किस तरीके से बनाएंगे वो मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। जो अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे, यानी जिस तरीके से लोन पेयर होंगे, तुम्हें जो लोन पेयर वाले होंगे ना, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे, जो कुछ नहीं बना रहे हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं ले रहे हैं, तो वे क्या होंगे, पाइप बॉन्ड को फॉर्मेशन करेंगे। और पाइप बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑलवेज हैव ए इक्विवेलेंट एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप। जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं ना, हमने बताया कि हाइब्रिडाइजेशन वही करेंगे जिनकी जो एनर्जी ना लेवल है ना वो सेम है या फिर स्लाइटली डिफरेंट है, तो उनकी एनर्जी सेम रहेगी और उनकी जो शेप होगी वो आइडेंटिकली एक तरीके से एक जैसी होगी। फिर 6 पॉइंट ये है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑलवेज हैव ए फिक्स्ड 3D अरेंजमेंट या फिक्स्ड जियोमेट्री। जो हाइब्रिडाइजेशन जिनका हो जाएगा वो 3D स्ट्रक्चर रखते हैं अपना, है ना, अरेंजमेंट रखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस इन ए वी सेल। ठीक, ये वैलेंस सेल, इस तरीके से हम कह सकते हैं। प्रोमोशन या फिर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इसेंशियल, इट इज एज अ पर रिक्वायरमेंट। भाई प्रमोशन प्रमोशन तो होता है ना कि आगे भेज देना, तो ऐसा कुछ नहीं होने का। एक्साइटेशन भी नहीं हम मान सकते कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन कर रहा तो उसके बाद हम हाइब्रिडेशन उसका आइडेंटिफाई करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल रहेगा, है ना। अब देखो एक सिग्मा बॉन्ड, जैसे कि देखो यहाँ CH3 है, CH4 है, एक सी, ये इस तरीके से, है ना। तो हम हाइब्रिडेशन कैसे निकाल लेंगे इसका, तो हाइब्रिडेशन देखो सिंपल सी ट्रिक है, 1 2 3 4, 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। और यहाँ भी वह बात लागू होगी कि अगर सुपर जो बॉन्डिंग थी ना उसकी बात यहाँ पे भी लागू होगी। अगर किसी के बीच में दो दो बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या फिर सिंगल बॉन्ड है, तो उनको भी हमें किस तरीके से ट्रीट करना, किस तरीके से काउंट करना, सिंगल बॉन्ड की तरह। ठीक है ना, ये जर्नल स्ट्रक्चर है, ये फिर एक्साइटेड स्ट्रक्चर है ये वाला, है ना। ठीक है, तो एक्साइटेशन भी हम देख सकते हैं। हम हाइब्रिडेशन को और भी अच्छे से हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं और क्या है इसमें हाइब्रिडेशन में। जैसे कि ये है ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कौन कौन से कर रहे हैं, हाइब्रिडेशन क्या होगा, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ये यहाँ पे भी लागू हो रहा है ना। जैसे कि अगर S और P ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा तो हाइब्रिडेशन SP होगा, सेफ होगी लीनियर, 180 डिग्री होता है लीनियर या सेफ होती है। फिर अगर S ब्लॉक पार्टिसिपेट कर रहा, P 2P वाले कर रहे हैं, तो हाइब्रिडेशन होगा SP2, ट्राइगोनल प्लेनर होगी स्ट्रक्चर। अगर ऐसा 3P है तो SP3 होगा, टेट्राहेड्रल होगी। अगर ऐसा फिर D आ गया शुरू में, D शुरू में आ गया और SP2 है, स्क्वायर प्लेनर होगा स्ट्रक्चर। ठीक, तो उसमें जो अगर D शुरू में आ रहा है ना, तो देखो D की ना 5 फॉर्म होती है। D की कितनी फॉर्म होती है भाई, 5। तो अगर D की 5 फॉर्म होते हैं ना, तो यहाँ पे अगर D सिंगल आ रहा है ना, शुरू में आ रहा, तो वो D जेड स्क्वायर वाला आ गया ना। एक D एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी होता है ना, तो सिंगल आ रहा है ना, तो वो D जेड स्क्वायर ही होगा। अगर 2D आ गए तो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर होगा, और D जेड स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। तो क्या था कि अगर DSP2 आ रहा तो स्क्वायर प्लेनर होगा, और अगर D ये बाद में आ गया, देखो ये ना डिपेंड करता है कि लीगेंड कैसा जुड़ा हुआ। जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर पढ़ेंगे तब हाँ D पहले क्यों आता है, D बाद में क्यों आता है, वो वहीं पे ही अच्छे से सही वहीं पे समझ में आता है ना। तो SP3D है, देखो D यहाँ भी है, D यहाँ भी है। वहाँ D अगर शुरू में तो स्क्वायर प्लेनर, और D अगर बाद में है तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप। ठीक है ना, अगर SP3D2 आ रहा
देखो D2 है ना, ये पहले भी आ सकता है बाद में भी आता है ना। अगर ये बाद में आ रहा तो ऑक्टाहेड्रल आ रही है शेप। अगर D3 फिर D3 आ गया, देखो अगर 3 आ गए हैं तो XY Z और ZX ये इस तरीके से होता है। तो पेंटागोनल बाईपिरामिडल इसकी क्या होती है, ज्योमेट्री होती है। ठीक है ना। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो फॉर्मूला में होता है इसका एक बटे दो V प्लस M माइनस के C प्लस A। V की वैल्यू होती है, V का मान, V का मतलब होता है यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, M का मतलब होता है कि मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, C का मतलब होता है कैटायन क्या हाँ कितने हैं, और A4 होता है एनायन कितने हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन को हम कैसे डिटर्मिनेशन करेंगे भाई, वही तरीका है उसका निकालने का ना, जिस तरीके से हम वो विस्पर थ्योरी देख रहे थे ना, वहाँ से बहुत अच्छे से पता चल जाते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही देख लो, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर ऑन द कार्बन एटम, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, अगर 2 है तो sp होगा, 3 हो तो sp2 होगा। मल्टीपल बॉन्ड को हम इस तरीके से कंसिडर था सिंगल, मतलब कि वही चीज़ पीछे जो हमने बताई थी, जैसे कि यहाँ जैसे कार्बन है, कार्बन के पास एक इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है, ऑक्सीजन 2 में अपना कंप्लीट कर लगा, इसके बाद 2 लोन पेयर भी होते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि कार्बन पे कितना होता है हाइब्रिडाइजेशन और ऑक्सीजन पे कितना, हाँ तो देख लो भाई, ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन का लोन पेयर एक और एक यार दो, एक ये 2 बॉन्ड है तो उसे एक को कंसिडर करेंगे, तो कितनी संख्या हुई टोटल, 1 2 और 1 3, कितनी होगी 3। अब 3 कब बनेगा, वो जब S लिखा P2 लिखा तभी तो 3 बनेगा, एक S हो गया 2 P हो गया तो sp2। कार्बन है, कार्बन इसको ये इसकी बैलेंस, पहले तो इसका ऑक्टेट पूरा करो, इसकी वो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो दो दो तो इधर से आ गया, एक इधर से आ गया, एक इधर से आ गया, तो 2 3 और 1 4, तो 4 हो गया ना। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, भाई इसको एक कंसिडर करेंगे जब हम हाइब्रिडेशन निकाल लेंगे, 1 2 और 1 3 लोन पेयर होते नहीं, तो कितना होगा इसका भी आंसर, इसका भी हो जाएगा भाई sp2 ही होगा हाइब्रिडेशन। ठीक है। अब ये हमने क्या लिख रखे है, बहुत सारे कंपाउंड है, इसका हाइब्रिडेशन यहाँ लिख रखा है हमने। ठीक है ना, जैसे कि PCl5 का P फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस में कितना होता है 5, अरे कितने हैं 5, तो 5 5 खत्म, लोन पेयर तो है नहीं अब, तो कितना हो जाएगा 5 5 बॉन्ड पेयर ही आ गया, लोन पेयर नहीं है, तो sp3 5 है ना पूरा, तो एक ही हो रहा 3 ईयर 1 4, वही भाई वही चीज़ है जो हमने बताई थी पहले, इसी तरीके से यहाँ से आ गया। ठीक है ना। जैसे कि अब अगर हम फॉर्मूले से निकाल लो तो कैसे निकाल लेंगे, जैसे कि आई है, ये मोनोवैलेंट का मतलब है कि एक जैसे एटम, मोनोवैलेंट का मतलब एक जैसे एटम, जैसे कि फ्लोरीन कितने हैं 5 है, तो कैटायन और एनायन इसके ऊपर है नहीं, तो 1/2 भाई कितने हैं यहाँ से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें, वैलेंस वैलेंस का मतलब है कि बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्लोरीन के, फ्लोरीन कितने होते हैं 7, तो 7 लिख दो यहाँ से। फिर उसके बाद मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 5, तो 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12। अब इस तरीके से निकाल लेंगे, इसके लिए निकालना हमें 1/2, तो कितना होता है बाह्यतम स्कोर में 7 प्लस, और कितने होते हैं यहाँ से 5, कैटायन एनायन है नहीं तो उन्हें छोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 कितना हो जाएगा, ये भाई 12/2 कितना आ गया संख्या 6, कितना आएगी 6। अब 6 कब होगा भाई, S1 3P और 2D, तो sp3d2। अब यहाँ पे एनायन की निकाल लेते हैं, जैसे कि CO3O2 नेगेटिव है, तो कार्बन है यहाँ से, तो कार्बन के लिए कितना होता है भाई, कार्बन के लिए होता है 1/2 यहाँ से, कार्बन के लिए कितना, कार्बन के भाई वो होते हैं ना, मतलब कि 4, मतलब कि 4 चाहिए उसको, तो ऑक्सीजन कितनी हो रही है यहाँ से 3, तो 2 इसमें माइनस आ गया ना, तो कार्बन का कितना होगा बैलेंस 4 होता है, प्लस मोनोवैलेंट कितने हैं 3 माइनस, कैटायन नहीं है, एनायन है, एनायन कितने हैं -2। ठीक, तो उस हिसाब से तो इसका आंसर गलत हो जाएगा।
नहीं प्लस होगा ना, माइनस कर दो प्लस कर दो तब भी आंसर गलती आ जाएगा, इस तरीके से नहीं होने का ये। अब देखो यहाँ से ना उस अगर हम उस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं जिसमें हम विस्पर थ्योरी से पढ़े थे, भाई कार्बन है इस पर 6 होंगे, ठीक है ना, 6 होंगे, बाह्यतम कोश में 6 हो गए ना। अब 6 ऑक्सीजन भाग ही लेगा, और जब ऑक्सीजन भाग ही लेगा 6 के 6 को, तो बॉन्ड कितने बना गई होगी, 3 बना गई होगी, जाहिर सी बात है। तो कितना आंसर होगा sp2। ऐसे इसका निकालना। ऐसा सल्फर में कितना होता है भाई, सल्फर में 6 होता है ना। अब 6 हो गया तो इसके पास माइनस के 2 है, तो कितना आ गया, 6 और 2 8 हो गया। ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन लेगा भाग्यवा। भाई सल्फर में 6 होता है ना बाह्यतम कोश में, और माइनस के 2 है, तो कितना आ गया, 6 और 2 8 हो गया ना पूरा। मैथमेटिक है एक तरीके से। अब ये ऑक्सीजन कितना एक लेगा, कितना भागता है इलेक्ट्रॉन को, 2 को, तो कितना लेगा भाग गए पूरे के पूरे 8 के 8 लेगा भाग जाएगा। तो बॉन्ड कितना बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा ना। और 4 का मतलब क्या है कि sp3, एडिशन क्या है sp3। अगर उसकी सेप पूछने लगा तो क्या होगी बताओ, लोन पेयर तो है नहीं ना, sp3 4 है, तो क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी ना सेप, ज्योमेट्री इसकी। तो तुम सबके सब निकाल सकते हो भाई, देख तो ये निकाल दोगे इनको। अब जैसे कि ये N2O5 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ब्रिज ओ, ऑक्सीजन ओ का ब्रिज है, पहले तो स्ट्रक्चर बताना चाहिए, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन उसमें आएंगे नाइट्रोजन फैमिली जब पढ़ते हैं ना, उसमें जो पीरियोडिक टेबल होती है नाइट्रोजन फैमिली जब पढ़ते हैं, मतलब कि नहीं ऑक्सीजन फैमिली, तो वहाँ से इसके स्ट्रक्चर होते हैं, इनके नाम होते हैं खुद के, जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब आते हैं सब कुछ। तो ऑक्सीजन यहाँ बीच में रहेगा ऐसा, तो इसके ऊपर पूछ रहा हो 1 2 3 4, तो कितना होगा sp3। स्ट्रक्चर पता होना चाहिए तो एकदम बता देगा इंसान। अब भाई इनके याद रख लेना करे, जैसे कि I3 है ना, तो इसका sp3d होता है, क्योंकि I3 खुद ही है अपना सब कुछ। जैसे कि IF6 है, तो sp3d2 होगा, क्योंकि एक घट गया और दोनों एक ही फैमिली के, 7 था तो 6 गए, तो 6 है ना, निकाल देंगे। इसका S8 का ये होता है स्ट्रक्चर, ये होता है बोट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, बोट। तो P4 का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका। इस तरीके से भाई निकाल लेना इनको, सबको इम्पोर्टेंट है। कुछ अब एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन कैसा है, जैसे कि भाई देखो एक वो होता है ना, जब हम वो करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, मान ली कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, आज जैसे कि 4s1, तो 4 अगर किसी का 4s1 आ गया, तो जाहिर सी बात है कि 4s आना, तो 4p में भी जा सकता है वो, 4d में भी जा सकता है वो। अगर उसका अगर p तक ही मान लेंगे 1s2 2s2 2p6, जैसे कि ये बेरियम है, बेरियम का क्या होता है ना, इसका बेरियम को पहले इसके निकाल लेता हूँ मैं, जैसे कि मान लीजिए 1s2 बाई 2s2, इसका 4 होता है ना, तो 1s2 2s2 ओनली, तो ये 4 खत्म हो गया। तो ये एस में जा सकता है, ये पी में भी नहीं जा सकता, नहीं पी में जा सकता है, क्योंकि पी का कहाँ से स्टार्ट होता है, 1s2 2s2 2p से स्टार्ट होता है 2, तो ये एनर्जी तो सेम ही रहेगी ना, ऑर्बिटल जो सेम। तो इसमें जा सकता है वो, लेकिन जो डी ब्लॉक हो ना वो D 3D से स्टार्ट होता है, तो ये 2 वाला पी में तो जा सकता है, क्योंकि पी से स्टार्ट होता है वो, लेकिन डी में जा नहीं सकता, तो इसलिए गलत, तो इसका हाइब्रिडेशन ये हो नहीं सकता। जैसे कि BF6 3 है, तो बोरोन, बोरोन का होता है 5, तो ये पी तक जाता है, 2p तक जाता है, डी में नहीं जाने का। तो इसी तरीके से यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है ना। एक्सेप्शन होता है सेकंड पीरियोडिक टेबल एलिमेंट से। फिर दीज हाइब्रिडेशन नॉट पॉसिबल बिकॉज, क्योंकि नॉट प्रेजेंट डी ऑर्बिटल, इसके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं है बिल्कुल भी। फिर कैलकुलेशन ऑफ द पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, ठीक है ना। देखो इसकी ना ट्रिक है निकालने की, जैसे कि यह है SO2 था, SO2 में इसमें भाई सल्फर भी कितना होता है, 6 होते हैं ना, तो 6 में 2 इसे दे दिया, 2 इसे दे दिया, बचा गया एक लोन पेयर। तो लोन पेयर कितना, एक है, तो लोन पेयर वैकेंट, तो
एक लोग वैकेंट बच गया, तो वैकेंट पता था कि पी पाई बनाता है ना, तो यहाँ से ये सल्फर जो होता है ना डी ब्लॉक में चल जाता है, क्योंकि जब इसका हाइब्रिडेशन करोगे तो डी तक जाता है वो ना। तो ठीक है ना, तो इसमें पी पाई होगा, पी पाई डी पाई भी होगा, ठीक है ना। अब हम एक्स्ट्रा जो लास्ट का जो क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, एक ही हो जैसे कि